भाइयों और बहनों, मैं अपनी बात एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। मान लिया कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो क्या उसके लिए अपना इलाज कराना ज़रूरी है? अगर वो अपना इलाज नहीं कराना चाहता तो मत कराए। अगर कोई अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गया है तो अपने इलाज को बीच में अधूरा भी छोड़ सकता है। अगर कोई आदमी इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और वहाँ उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए हैं तो चाहे तो अपना इलाज बीच में बंद करके घर आ सकता है। ये उसकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है। इसे एवरीबडी हैज़ ए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मैं अपना इलाज चालू रखूं या अपना इलाज बंद कर दूं। जब तक वो होश हवास में है वो अपने बारे में अपना डिसीजन खुद ले सकता है। तो इसलिए जैसे आजकल साइंटिफिक एडवांसमेंट बहुत हो गया है, किसी को ज़िंदा रखने के लिए, उसकी सांस चलते रहने के लिए वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है या उसको फीडिंग ट्यूब लगाई जाती है। कोई आदमी जब तक होश में है तो वेंटिलेटर लगाने से मना भी कर सकता है, वो फीडिंग ट्यूब लगाने से मना भी कर सकता है। वो अस्पताल को कह सकता है कि मुझे अपना घर भेज दो तो उसको घर भेज दिया जाता है। ऐसे बड़ी एग्जांपल्स हैं मेरे पास। एक मेरे मित्र के पिताजी बीमार हुए तो वो उसको हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर्स ने कहा जी इनको वेंटिलेटर लगा देते हैं, हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। वो पिताजी ने कहा ना, मैंने कोई वेंटिलेटर नहीं लगवाना, मेरे को वापस ले चलो। तो वापस जाके अपना समय पूरा होने के बाद चले गए, उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही एक और है एग्जाम्पल, वो खुद ही गया था डॉक्टर के पास है मेडिकल कॉलेज में, और जब उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ रुको, हम आपको एडमिट कर लेते हैं, हम आपके वेंटिलेटर वगैरह लगा के सारी प्रॉब्लम ठीक कर देंगे, वो कहना ना, मेरे को तो माफ़ करो, मैं तो घर ही ठीक हूँ, और वो घर चला गया। ऐसे बहुत सी आपको एग्जाम्पल्स मिलती होंगी जो लोग अस्पताल से वापस आ जाते हैं और अपने घर पे आके रहते हैं। कई बार तो डॉक्टर ही बता देता है कि आप इनको घर ले जाओ, आप इनके घर पे सेवा करो, अब इनका टाइम आ गया है। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी आदमी के होश हवास भी गुम हो गए हैं, अस्पताल में एडमिट हो गया और अब वो अपने होश में नहीं रहा, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा? उसके बच्चे, उसके देखभाल करने वाले। और अगर कोई वेंटिलेटर लगाया है या वेंटिलेटर लगाने से हटाना चाहता है तो वो कौन डिसाइड करेगा? बच्चे। अब बच्चे तो ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरे माँ बाप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम से ज़िंदा रहे। कोई लोग क्या पता ईश्वर की कृपा से ठीक ही हो जाए, और आमतौर पर ठीक हो भी जाते हैं। तो उस मामले में जब आदमी अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता तो, और बच्चे लेना नहीं चाहते, बच्चे लेते हुए डरते हैं, ऐसा मेरे पास है कई एग्जाम्पल। एक लड़के की माँ 1 साल से बीमार पड़ी है, उसको वेंटिलेटर भी लग गया, उसको कई तरह की सारी फीडिंग ट्यूब भी हो गई, और अब वो पड़ी है 1 साल से। बच्चे जो हैं वो, उसकी तो यही उम्मीद है कि उसकी माँ है वो उठ जाए, और मेडिकल मिरेकल भी होते हैं, सभी उसको हौसला देते हैं कि मेडिकल मिरेकल्स होते हैं और ये उठ जाएंगी, आप चिंता मत करो। उनको उन्होंने घर भी भेज दिया, लेकिन वेंटिलेटर हटा के उसके गले में एक छेद कर दिया और उससे एक छोटी सी ट्यूब लगा दी जिससे उनको सांस आता रहता है। अब उनको सांस आता रहता है, खाने पीना ट्यूब से है, जो नाक में से नली डाल के लिक्विड डाइट अंदर भेज देते हैं, तो उससे वो अंदर जाके जिंदा भी है, लेकिन उसको होश नहीं है, सांस चल रही है, बस सांस चल रही है। उसके शरीर पर बेड सोर्स हो गए हैं और तकलीफ में है बहुत। उनके कई बार रिलेटेड, और जो गले के अंदर ट्यूब है उसमें पाइप डाल के और उसको फेफड़ों को साफ़ करते हैं ताकि वहाँ बलगम वगैरह ना जमे, ताकि उसको सांस आती रहे। तो जब वो गले में ट्यूब डालते हैं और जब वो फेफड़ों में वो डालते हैं ट्यूब उसको सफाई के लिए, तो अब नर्स को क्या, वो तो अंदर धकेल देगी ट्यूब को, लेकिन जो उसको दर्द होता है कई बार बेहोशी में भी वो उछल पड़ती है और अंदर से कितनी पेन सफ़र कर रही है। तो इस तरह से लोग कितना दर्द सहते हैं, लेकिन बच्चे डिसीजन ले नहीं पाते, और ख़ुद वो बोल नहीं सकता, खुद वो कह नहीं सकता मरीज़ कि मेरे को ले जाओ या मेरे को यहाँ से छुड़वाओ। और बच्चे कुछ अपनी वजह से, कुछ लोगों की वजह से, ये भी होता है उनके मन में कि अगर मैं कुछ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे कि माँ बाप का पूरी तरह इलाज नहीं किया। कई तो अपने बहुत खर्चा करते हैं, अपने ख़त्म कर देते हैं अपने पैसे भी, और माँ बाप का इलाज करते करते, और वो इलाज होता भी नहीं है क्योंकि उनका होना ही नहीं होता। सिर्फ ये साइंटिफिक एडवांसमेंट की वजह से उनकी सांसों को ज़्यादा देर तक चलाया जा सकता है, लेकिन जिसने जाना है उसने तो जाना ही है। ये हम सब जानते हैं, हर एक ने मरना है एक दिन, और इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे हालात में
बच्चे या उसकी देखभाल करने वाले क्या करें कि जब वो तो बोल नहीं सकता, हालांकि वो वहाँ नहीं रुकना चाहेगा और बच्चे उनका डिसीजन ले नहीं सकते, तो उसके लिए एक उनको तो अब बच्चों तक बात ही ना पहुँचे, उसके लिए अब एक नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है। हमारे यूएसए में है, कनाडा में है, यूके में है, तकरीबन सभी अच्छे अच्छे देशों में एक ये नियम बना दिया गया है एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स का, कि जब तक आप अपने होश में हो, आप चाहो तो जैसे विल लिखते हैं, उसको हम लिविंग विल भी कहते हैं। जैसे विल लिखते हैं ना कि मेरे बाद ये होगा, ऐसे ही हम लिविंग विल भी लिख सकते हैं कि अगर किसी हालत में मेरे को अस्पताल जाना पड़ जाए तो मेरा क्या किया जाए या मेरा ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलाया जाए। एक यहाँ मेयो क्लिनिक है यूएसए में, उसने तो ये पूरी डायरेक्शन दे दी है कि अपनी जो मेडिकल डायरेक्टिव है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव, उसके अंदर ये लिखवा लो, लिख लो, किसी डॉक्टर की कंसल्ट कर लो, अपना जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसको कंसल्ट कर लो और उसको कंसल्ट करके लिखो साफ साफ कि अगर मेरे को वेंटिलेटर लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, या जिसको हम आर्टिफिशियल या मैकेनिकल वेंटिलेशन कहते हैं, तो वो कितने दिन तक, कब और कैसे और कब तक लगा रहेगा, ये आप उसमें साफ साफ लिख दीजिए, ताकि बाद में उनको डॉक्टर को दिक्कत ना हो। अगर ट्यूब फीडिंग से की ज़रूरत पड़ जाती है कि मेरे को ट्यूब से खाना खिलाना पड़ता है, तो उसमें लिख दीजिए साफ साफ कि कब लगानी है, कब तक लगानी है, और उसके बाद हटा दी जाए। ये उसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। या अगर एंटीबायोटिक्स देने पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक्स की भी लिमिट लिख दो कि अगर कोई ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुझे एंटीबायोटिक्स कब तक, कितनी देर तक दिए जाएं, और ये मतलब उसमें क्लियर होना चाहिए। एक बात और भी उसमें लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात आती है जिसमें डॉक्टर्स को मेरे कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और मैं होश में नहीं हूँ, तो मेरा ये नॉमिनी है या मेरा ये एजेंट है, आप उसको सरोगेट कह लो, एजेंट कह लो, नॉमिनी कह लो, अटॉर्नी कह लो, आप इसको कंसल्ट कर लें और अपने उस नॉमिनी से समय समय पर डिस्कस करते रहें कि आपकी इच्छाएं क्या हैं, कि अगर बीमार हो जाते हैं तो कहाँ तक ट्रीटमेंट किया जाए और कब ट्रीटमेंट बंद कर दिया जाए, ताकि वो आपका जो नॉमिनी है वो डॉक्टर को साफ साफ कह सके। अभी 9 मार्च 2018 को एक डिसीजन हुआ कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। कॉमन काज एक सामाजिक संस्था है, तो उसने यही डाला था केस कि एक ऐसी डायरेक्शन देनी चाहिए कोर्ट को कि कोई भी आदमी, उसको कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए कि वो सरकार से कहे कि ऐसा कानून बनाए जिसमें कोई भी आदमी अपनी लिविंग विल लिख सके और अपने लिविंग विल के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट हो। लिविंग विल मतलब उसका मेडिकल कॉलेज एडवांस में एक बता दिया जाता है कि उसका कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज में या अस्पताल में ट्रीटमेंट कैसे हो, कब तक हो और कैसी कैसी उसको दवाइयाँ दी जाएँ और कैसी कैसी दवाइयाँ उसके लिए बंद कर दी जाएँ। ये पहले से वो लिख दे, ताकि ये हर आदमी को चाहिए कि वो जैसे अपने विल लिखता है ऐसे अपनी लिविंग विल भी लिख ले और उस लिविंग विल के हिसाब से वो जो भी उसकी देखभाल करने वाले हैं फिर उसका डिसीजन लेते रहेंगे। तो इस प्रकार वो जो बीमार आदमी है वो भी अपनी इच्छा बता सकता है और जो ऊपर वाले हैं उसका देखभाल करने वाले उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाती है। और बच्चों के अंदर भी एक ये हो जाता है कि ये लिविंग विल मम्मी या पापा लिख गए हैं तो उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए, तो उनको फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अदरवाइज़ तो एक भाई कहता है कि हटा देते हैं, ले चलते हैं घर, दूसरा भाई कहते हैं नहीं इनका इलाज करते हैं, या बहन कहती है इनका इलाज करते हैं, या पत्नी कहती है नहीं इनका इलाज करते हैं। तो इस तरह से वो पेशेंट जो है वहीं दुखी होता रहता है। इसके दौरान जो उसको तकलीफ़ होती है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बस एक ये देखते रहते कि सांस चल रही है, अब मैंने ट्यूब लगा दी है, अब खाना दे दिया है, अब ये कर दिया है, लेकिन उस पेशेंट का क्या हाल है, वो क्या भुगत रहा है, इसकी तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर वाले को क्या पता कि इसको क्या तकलीफ़ हो रही है। और क्योंकि वो बेहोश है, वो अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकता, तो उसको अंदर ही अंदर एक किस्म का नरक भुगतता है वो। तो उसकी जान बचाने के लिए जो जोर लगाया जा रहा है उसमें आर्टिफिशियल तरीक़ों से उसके सांस तो चलाई जा सकती है, उसकी उम्र भी कुछ लंबी की जा सकती है, लेकिन वो जो लंबाई है उम्र की उसके दौरान वो जो तकलीफ़ भुगतता है उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता सिवाय उसके जो उसको भुगत रहा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को एक लिविंग विल बना लेनी चाहिए और उसका रिकग्निशन, अब मैंने बताया ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये
डिसीजन दे दिया है कि लिविंग विल अलाउ करने चाहिए। जब तक लाइगेशन नहीं बनता तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारी गाइडलाइंस के हिसाब से लिविंग विल बना लो और लिविंग विल बनाना अलाउ कर दो, ताकि कोई भी व्यक्ति अपना एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव या एडवांस में डॉक्टर को बता दे। और जो आदमी लिविंग विल बनाए उसको एक कोशिश और होनी चाहिए कि वो लिविंग विल ऐसी जगह रखे, सबको बता के रखे कि यहाँ मेरी लिविंग विल है, ताकि जब वो बीमार होता है और उसको अस्पताल ले जाते हैं तो लोगों को पता रहे कि इसकी क्या इच्छा है और उस इच्छा के हिसाब से काम आगे चलाया जाए। यही आज के लिए मुझे बताना था। धन्यवाद। और अगर ये बात पसंद आई हो तो दूसरों को भी बताओ, और अगर आपको भी नहीं जची तो बात अलग है, और अगर पसंद आ जाए तो इसको सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू।